और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज कि मैं चेयर के इस साइड जब बैठता हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, मेरे को भी अल्टीमेटली जवाब देना है। वॉर स्टार्ट कब हुआ था, मतलब आप कहाँ थे उस टाइम पे? तो हम लोग डेजर्ट सफारी और सैंड बैशिंग कर रहे थे। तो अचानक से मोबाइल पे अलार्म बजते हैं, तब हमने देखा कि मिसाइल्स इंटरसेप्शन स्टार्ट हो गई थी। अच्छा। और उसकी जो आवाज होती है, जो उसका जो एक्सप्लोजन की जो साउंड होती है इंटरसेप्शन, वो ऐसी साउंड मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं करी। मिसाइल्स ऊपर से जा रही है, आवाजें आ रही है, 7-7 दिन तक लोग सोए नहीं। हम लोगों ने अपने ना माइंड, हम लोगों को ये नहीं पता था एक्चुअली वी हैड लॉस्ट द सेंस ऑफ थिंकिंग। देखिए, वॉर तो अल्टीमेटली खराब ही है। बेसिकली वॉर नहीं कहूंगा इसको, इट इज ऑल अबाउट बिजनेस। मैं इसको वॉर मानता ही नहीं ना। ये तेल की वॉर है, ऑयल वॉर है, ये इकोनॉमिक वॉर है। दिस इज नॉट एक्चुअल वॉर जो कि हम लोगों को दिखाया जा रहा है ना मीडिया से। कतर की गवर्नमेंट जैसी गवर्नमेंट नहीं है। जिन लोगों ने 28 तारीख के बाद जिस भी टूरिस्ट का स्टे था सब फ्री कर दी। तो कतर की गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कि हम लोगों की गवर्नमेंट को उससे काफी चीजें ही सीखनी चाहिए। अमेरिका की हमेशा हथियाने की पॉलिसी तो शुरू से रही है। एक वर्ड होता है हमारे हिंदी में, चौधराहट। मेरे घर में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, तेरे घर में गलत हो रहा है ना तो मैं सेटल करूंगा। वो है ट्रम्प। आप सुपर पावर है, आपने 2 लोगों को लड़वा दिया और आप तो ताली पीट रहे हैं। मैक्सिमम डैमेज जो हो रहा है वो ईरान और इजराइल। अब मेरे से लोग ये भी पूछते हैं कि कतर में स्ट्राइक क्यों होती है, आबू धाबी में स्ट्राइक क्यों होती है, दुबई में स्ट्राइक क्यों होती है, कुवैत में क्यों होती है, बहरीन में क्यों होती है, ओमान में क्यों होती है। इन सब में ईरान जो है वो टारगेट इनके सिविलियंस को नहीं कर रहा। उसका मेन एम जो है टारगेट का, वो बेसिस का है। मैडम, ट्रेवल इंश्योरेंस कंपनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ठग है। ठग, फ्रॉड तो बहुत छोटा शब्द है। अच्छा। ये तो ठग है। तो हमारे हिंदुस्तानियों के बारे में एक चीज बड़ी फेमस है, आपदा में अफसर जो है ना वो हम लोगों के खून में है। भाई कोई मर भी रहा होगा तो आप उससे पैसे बनाना सीखो, ये हम लोगों के स्कूल में सिखाया जाता है। वो कहते हैं ना, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क्स डन थ्रू एंड विद अदर्स इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। तो अब उसका जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दी है। तो इतने बड़े बड़े बिजनेस स्कूल के अंदर बिजनेस सिखाया जाता है पैसे कमाने के लिए। एथिक्स स्कूल नहीं हमारे यहाँ पे। इन कंट्रीज के अंदर एथिक्स स्कूल ज्यादा है, बिजनेस स्कूल कम है। हमारी पॉपुलेशन एक स्ट्रेंथ भी है और हमारी पॉपुलेशन एक ड्रॉबैक भी है। एक फोन कॉल से मोदी जी की ये वॉर रुक सकती है। उन लोगों की स्टेटमेंट है, आप गूगल पे देख लीजिए कि मोदी जी अगर चाहेंगे ना, उनके एक कॉल से ये वॉर रुक सकती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर अंकित, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका आज मैं वेलकम दूसरी तरफ से करना चाहूंगी। थैंक यू। पहले वैसे तो आप होस्ट होते हैं निक नैक शो के, जो एक सुपर डुपर हिट शो है। थैंक यू। जो कवर करता है बहुत सारे इश्यूज, चाहे वो टैक्सीज का हो, चाहे वो हेल्थ के ऊपर हो। आज मैं आपको होस्ट करूंगी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से शायद ये पहला एक एपिसोड होगा। हाँ जी। जिसके अंदर मैं शायद एक गेस्ट हूँ। हाँ जी। और मुझे कोई होस्ट कर रहा है, तो इनफैक्ट मुझे आपका थैंकफुल होना चाहिए that someone is hosting me. थैंक यू सो मच। आप ऑडियंस को आप बताइए अपने बारे में कुछ पहले। देखिए, मैं फाउंडर हूँ पेपर एरिज़ोना का एंड आई एम एन ऑनररी ट्रेड कमिश्नर ऑफ इंडिया EU ट्रेड काउंसिल। और आज रिमिका कपूर जी मेरे को होस्ट कर रही है निक नैक शो में, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल के अंदर एक वॉर जैसी सिचुएशन स्टार्ट हो गई है और मैं कतर में था। तो उसी एक्सपीरियंसेस को लेके इनका ये विचार है कि वो एक्सपीरियंस मैं अपना लोगों तक पहुंचाऊं, और जो हम लोगों के इंडियंस भाई है वहाँ पे, जो भी फैमिली स्टक्ड है, जो भी स्ट्रैंडेड है, या जो भी टूरिस्ट है, वो किस तरीके से वहाँ से निकल सकते हैं। तो आज का बेसिक जो पॉडकास्ट का जो मुद्दा है हम लोगों का, या ऑब्जेक्टिव जिसको हम कहते हैं, वो यही है। वॉर स्टार्ट कब हुआ था, मतलब आप कहाँ थे उस टाइम पे? मैं उस टाइम US बेस से सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर दूर होऊंगा, और वो वहां से बिल्कुल क्लियरली विजिबल था। अच्छा। US बेस। और मैं आपको उसकी अगर वास्टनेस बताऊं तो ये जो अल उदैद US बेस है कतर में, मुझे लगता है शायद 250-300 एकड़ में होगा वो। अच्छा। और ये बात है 28 फरवरी की। अब हम लोग डेजर्ट सफारी और सैंड बैशिंग कर रहे थे। तो अचानक से मोबाइल पे अलार्म बजते हैं, और वो बहुत, मतलब उसकी जो इंटेंसिटी थी ना अलार्म्स की, या जो वाइब्रेशन जो थी, वो इतनी इंटेंस थी कि यूजुअली हम लोग मोबाइल के अंदर इतनी इंटेंस वाइब्रेशन हम लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं करी। तो पहली बार एकदम से अलार्म जो भी वाइब्रेशन हुई तो हम लोगों को लगा कि स्पैम है।
अच्छा। सबने बोला कि कोई स्पैम अटैक हुआ है, वो ठीक है, एक ओके। बड़ा ऑर्डिनरी सा था। 2-3 बार लगातार, क्योंकि इसमें 2 लैंग्वेज ऊपर आती है, एक तो जो ओके। कतर की जो नेटिव हाँ, लैंग्वेज। और नीचे इंग्लिश आता है, तो यूजुअली आदमी इग्नोर कर देता है कि कोई स्पैम होगा, इसको इग्नोर कर देते हैं। और इतनी देर में हमने देखा कि अचानक से राइट हैंड साइड पे स्मोक निकलनी चालू हो गई। अच्छा। हाँ, दूर से दिख रही थी वो स्मोक, हम्म। और एक्सटर्नल साउंड भी बहुत ज्यादा थी, तो आदमी को लगा कि पता नहीं कुछ ना कुछ, देखिए इतनी बड़ी ऑयल फील्ड्स है वहां पे, इतना बड़ा बेस है, तो लगता है कि कुछ कोई रिसर्च हो रहा होगा, या कुछ इनका मैन्युफैक्चरिंग Accident हो प्रोसेस, गया कोई होगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का कोई पार्ट हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। तो ड्राइवर जो था वो कहता है देयर इज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट अच्छा। एंड वी हैव टू रन। ओ माय अब गॉड। हम लोग बिल्कुल डेजर्ट के बीच में, अच्छा। मैं अपनी ऑडियंस को वीडियो भी दूंगा जिसके अंदर ड्राइवर हमारे को कहता है कि वी हैव टू रेस्ट फ्रॉम हियर, और हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम बीच में बिल्कुल स्टक थे। चारों तरफ पूरा सैंड ही सैंड। अच्छा, क्या होता है डेजर्ट सफारी जब आप करते हैं, जो सैंड बैशिंग जिसको हम बोलते हैं, उस दौरान ना टायर्स को डिफ्लेट कर दिया जाता है। अच्छा। ओके। मतलब उसके बिना आप कर नहीं सकते। तो लैंड क्रूजर के वो टायर्स डिफ्लेटेड थे, तो हमने उसको ये बोला, मैंने कहा प्लीज, हम लोग 5 लोग थे, यही बोला कि प्लीज आप जो है ना हम लोगों को होटल लेके जाइए। कहते इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच होटल। अभी तो हम लोगों को ये बोला है वी हैव टू स्टे इंडोर, और जो भी आपको नियरेस्ट इवैक्यूएशन पॉइंट मिले वहां पे हम लोगों को जाके रुकना। आप तो डेजर्ट बीच में थे। बीच में थे, फिर हम लोग नियरेस्ट Okay. जो भी उनका Point. जो पॉइंट होता है जहाँ पे टायर्स इन्फ्लेट या डिफ्लेट होते हैं, तो हमने कहा आप प्लीज हम लोगों को होटल छोड़ दीजिए। हम लोगों के होटल से वो अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स टू 1 आवर का डिस्टेंस के ऊपर है। क्यू लग गई थी टायर्स इन्फ्लेट कराने के लिए, क्योंकि हम लोगों के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, शायद वहाँ की जनता के लिए या और जो टूरिस्ट है उनके लिए हो सकता है कि फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं हो, पहले भी हो सकता है कि उन लोगों ने एक्सपीरियंस ये सब चीज की हो। आपका लिए जैसे ये तो ऑब्वियसली बहुत ही थ्रेटनिंग था, डर वाला। एक्चुअली उस दौरान ना पता ये नहीं लग पाया कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहला थॉट क्या था आपके माइंड में? सबसे पहले आपने किसको याद किया? नहीं, याद नहीं किया। सबसे पहले एक ही चीज था कि यू हैव टू रश। आप किसी तरीके से होटल पहुंच जाइए। तो हमने उनसे बोला, तो उन लोगों ने हमारे को ना शॉप के अंदर एक शॉप थी। अच्छा। तो बोलिए प्लीज आप यहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट रुकिए, मैं जब तक टायर्स इन्फ्लेट कर रहा था। वो ऊपर से तब हमने देखा कि मिसाइल्स इंटरसेप्शन स्टार्ट हो गई थी। अच्छा। और उसकी जो आवाज होती है, जो उसका जो एक्सप्लोजन की जो साउंड होती है इंटरसेप्शन, वो ऐसी साउंड मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं करी। मतलब आप ये सोचिए कि पूरे आप हिल जाते हैं, जैसे दिवाली पे फायर क्रैकर्स होते हैं ना, तो उससे तो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी तो कुछ भी नहीं होती। ग्लास वाइब्रेट करने लगते हैं। ये नहीं पता कि वो मिसाइल्स के जो डेब्रिस है कब जाके कहाँ गिर जाए। बिल्कुल। और राइट हैंड साइड पे आपने देखा है कि पूरी की पूरी स्मोक निकलती है। वो पूरा एक ना टेंस सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो गई थी। कोई कह रहा था कि वी हैव टू स्टे हियर, कोई कह रहा था कि वी हैव टू रश। फाइनली हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि वी हैव टू रश। ओके। तो वहां से फिर हम किसी तरीके से 180 माइल्स पर आवर की स्पीड पे, अच्छा, फिर हम लोग होटल पहुंचे। अच्छा। होटल जब गए तो वहां पे भी थोड़ी सी अफरा तफरी सी थी। सिचुएशन नॉर्मल नहीं थी, टेंस सिचुएशन थी। हम जैसे लोग, क्योंकि फर्स्ट टाइम जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है वो लोग, तमाम लोग थे वहां पे। कोई रिसेप्शन के पास जाके रिसेप्शन वालों से पूछ रहा है कि ये क्या हो रहा है। 2 घंटे बाद रिपोर्ट ये आती है कि एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, देयर हैज बीन अ अटैक। ओह माय गॉड। और उनका ये कहना था कि अटैक फ्रॉम अमेरिका। तब तक इजराइल का कोई ऐसा मैटर नहीं था कि इजराइल ने अटैक किया। वो एक ही चीज आ रही थी, अटैक अमेरिकन अटैक है। ओके। अब बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी, अमेरिकन अटैक और अमेरिकन ऑयल बेस यहाँ पे, तो कुछ चीजें समझ नहीं आई थी। सब लोग अपना न्यूज देख रहे थे, चीजें क्लियर हो गई थी। देयर हैज बीन अटैक फ्रॉम ईरान इनके ऑयल बेस के ऊपर। अच्छा। क्योंकि द वॉर हैज स्टार्टेड, US and Israel, they are attacking Iran, and Iran is attacking all the US bases in the Gulf countries. अच्छा। अब गल्फ के अंदर जो सबसे बड़ा जो बेस है US का, वो कतर में है, जहाँ पे 10,000 सोल्जर्स वहाँ पे प्लेस्ड है। और जितने भी ये अटैक्स होते हैं, देखिए डिस्टेंस जो है US टू ईरान इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो US ने क्या कर रखा है, अपने बेसिस बनाए हुए मिडिल ईस्ट में, गल्फ के अंदर।
सपोज उसको टारगेट कोई भी XYZ कंट्री को करना है, सपोज उसको ईरान को टारगेट करना है, तो दे यूज दीज बेसिस ओके टू अटैक ईरान या जो भी डिफरेंट कंट्रीज होती है। तो शाम तक आते आते चीजें क्लियर हो गई थी कि यहाँ से निकलना अभी 10 दिन 15 दिन मुश्किल वो डिफिकल्ट टास्क है। और रात तक आते आते तो पता लगता है कि बसेस आ रही है, जितने पैसेंजर्स ट्रांजिट के थे, कोई बार्सिलोना जा रहा था, कोई US जा रहा था। देखिए UAE और कतर ये एक बड़े ट्रांजिट हब है। चाहे आप मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर जी बिल्कुल आपको US जाना है तो थ्रू मिडिल ईस्ट, आपको यूरोप जाना है तो मिडिल ईस्ट। और ये एक अच्छी एयरलाइंस आती है, कतर एयरलाइंस इज वन ऑफ द टॉप 5 टॉप 10 एयरलाइंस आप बोल सकते हो। मैं तो इनफैक्ट टॉप 5 एयरलाइंस बोलता हूँ। तो दीज पीपल प्रेफर टेकिंग कतर एयरवेज या आपका एमिरेट्स बिकॉज ऑफ द सर्विस। एमिरेट्स जाएगी तो अबू धाबी से जाएगी, तब तक एयर स्पेस बंद हो चुके थे और लोग आ रहे थे एयरपोर्ट से, मिसाइल इंटरसेप्शन ऊपर से चालू थी। फर्स्ट डे तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी सोया होगा, सब लोग रिसेप्शन के आसपास घूम रहे थे, ये देख रहे सिचुएशन नॉर्मल कब होगी। कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है। इंडिया आपके घर में कैसा मतलब सिचुएशन टेंस होती है। देखिए आप घर में अगर होते हैं तो और अगर ये इस टाइप के अटैक्स होते हैं तो एटलीस्ट एक सेफ्टी होती है कि आप घर में हैं। बिल्कुल। तो दो तरीके से आदमी को परेशानी होती है। एक तो परेशानी वो जो सिचुएशन है वो खुद टेंस सिचुएशन थी, और दूसरी जो टेंस सिचुएशन हो जाती है वो ये हो जाती है कि आपके घर वालों को आपसे ज्यादा टेंशन हो जाती है। वो दोनों की दोनों चीजें ना वो कंबाइंड आपका जो माइंड होता है ना उसमें दो टेंशन है कि फैमिली क्या सोच रही होगी और एक्चुअल जो टेंस सिचुएशन है वो है ही है। तो ये 28 तारीख को था और कतर की गवर्नमेंट ने, मैं कहता हूँ कि ऐसी गवर्नमेंट नहीं होगी, कतर की गवर्नमेंट जैसी गवर्नमेंट नहीं है, जिन लोगों ने 28 तारीख के बाद जिस भी टूरिस्ट का स्टे था सब फ्री कर दिया। अच्छा जी, स्टे भी फ्री, ऑल 3 मील्स अच्छा वाज फ्री। अगर सपोज मेरी को 5 तारीख को आना था, 28 के बाद मुझे पैसे नहीं देने थे। अच्छा। आप ऐसे मान लीजिए किसी को 10 को आना है, किसी को 2 को आना है, चांस की बात है कि मेरी जो फ्लाइट की टिकट थी वो फर्स्ट की थी। अच्छा 28 भाई फरवरी, तो ये 28 का महीना है, तो नेक्स्ट डे ही मेरे को आना था। हम लोगों को नहीं पता था तब तक ये रूलिंग नहीं आई थी कतर गवर्नमेंट की कि आप लोगों का स्टे फ्री है। तो मेरे को पता था कि 8-10 दिन से पहले कुछ होना नहीं है, तो 4 मार्च तक मैंने अपनी होटल की बुकिंग एक्सटेंड करा ली थी। वो मेरे पैसे रिफंड करा दिए। अच्छा अच्छा। तो कतर की गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कि हम लोगों की गवर्नमेंट को उससे काफी चीजें ही सीखनी चाहिए कि टूरिस्ट को, एक्चुअली टूरिस्ट क्या होता है, वो अतिथि देवो नवा जो चीज हम कहते हैं ना, वो इस गवर्नमेंट ने बेसिकली साबित कर दिया है। और होटल के अंदर इंडियंस, अमेरिकन्स, यूरोपियंस, मैं समझता हूँ तमाम देशों के सारे नागरिक होंगे। इंडियंस के लिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो वेजिटेरियन है, या एक इंडियन फूड आपको पता है एक स्पेसिफिक फूड है, वो यूरोपियन या अमेरिकन फूड नहीं खा सकते। वो बीन्स नहीं खा सकते, या वो मैश पोटैटो या मैश, वो भी कितना खा लेंगे। स्पेसिफिकली अलग से इंडियन फूड का एक काउंटर वहाँ पे बनाया, प्योर वेजिटेरियन फूड का। अच्छा, तो वहाँ पे कितने इंडियंस थे आपके होटल में? तो मैं समझता हूँ जी कि ये रेडिसन ब्लू होटल के अंदर मेरे हिसाब से कम से कम इंडियन होंगे 80 to 90 इंडियंस होंगे। अच्छा ओके। बड़ा होटल है और काफी अच्छा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे इसका। ओके, तो बट आप मतलब वहाँ पे एज अ डिप्लोमेट गए थे, मतलब हाउ डिड यू, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इट? हम लोगों का एक इवेंट था, 28 को ही इवेंट था। अच्छा। चांस की बात है जिस दिन इवनिंग में दोहा डिप्लोमेटिक क्लब में एक, तो जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 70 एम्बेसडर्स वर सपोज्ड टू बी देयर। ओके। And एक felicitation ceremony थी. There were two trade commissioners who was to be appointed on that particular day. अच्छा. The trade commissioner for Vietnam and the trade commissioner for Qatar. Okay. किसी कारण अब ये जब ऐसी uncertain situation हो जाती है, that's why that event has been called off. So the event was done
नो इट वाज ऑन 28th ओनली, जिस दिन ये मॉर्निंग के अंदर ये हुआ है। मॉर्निंग और में वहाँ की मॉर्निंग थी। जी ओके। इवेंट को इवनिंग में इवेंट होना था और ये अच्छा, मॉर्निंग के अंदर ओके। 11 साढ़े 11 बजे ये सब चीजें हुई गई अच्छा थी। अच्छा, ओके। तो जितने भी पब्लिक गैदरिंग्स थी या जितने हाँ, भी हाँ, इवेंट्स थे, दैट वाज कॉल्ड ऑफ बाय द गवर्नमेंट ऑफ कतर। सेफ्टी वो तो इशू है को ही है। उनको देखना पड़ता है। तो हम्म, डे बाय डे सिचुएशन वहां पे टेंस ही हो रही थी। हाँ। 28 को तो किसी को यही नहीं पता लगा कि क्या करना है क्या नहीं हम्म, करना। तो धीरे धीरे मतलब सिचुएशन टेंस होने लग गई। लोग एम्बेसीज में मेल डाल रहे हैं, कोई ट्वीट कर रहा है, कोई अपने कनेक्ट निकाल रहा है। अच्छा, कतर एक बहुत छोटी जगह है, हम्म, चारों तरफ पानी पानी है, सिर्फ एक ही बॉर्डर पड़ता है, हम्म, सऊदी बॉर्डर। अच्छा। तो हम लोग अब ये सोच रहे हैं कि यहाँ से निकले कैसे। नहीं, बट वो तो आप 5th को निकले ना शायद वहां से। जी, हम लोग 5th को हम लोगों का प्लान बना कि वहां से वी हैव टू मूव। नहीं तो बट क्योंकि आप 28 से लेके 5th देखिए मतलब। मैं वहां पे 26 को पहुंच गया था। हाँ हाँ, तब तक तो नॉर्मल ही था सब। हाँ जी, जो भी चीज स्टार्ट हुई है वो 28 को ही स्टार्ट हुई है। हम्म, तो 28 फर्स्ट सेकंड Second, थर्ड third, फोर्थ फिफ्थ हम्म, फिफ्थ को फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया, जिस दौरान ये बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स। अच्छा, एक घबराहट और होने लग गई वहां पे। अभी कल भी आपने टीवी में देखा होगा कि ऐसे ट्रेन का आप सुन रहे हैं। एक दिन बारिश हुई, 2 तारीख को वहां पे ना बारिश, 2 और 3 को बारिश रही वहां पे। ओके। डर का माहौल ये हो गया कि ये ऐसे ड्रेन है और ऐसा ना हो कि ये पूरा का पूरा कतर डूब जाए। साफ हो जाए। साफ हो जाता है, देखिए अच्छा। ऐसे ड्रेन ये होती है जिसके अंदर ना पेट्रोल, अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, जी, एसिड, एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जी। होगा। ओके। तो जब एसिड ड्रेन बेसिकली दैट अच्छा। आर्टिफिशियल ड्रेन, या और उसके अंदर अगर हल्का सा भी सो इट वाज एसिड रेन। देखिए कहना बड़ा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता एसिड ड्रेन थी, लेकिन डर के माहौल के अंदर कोई छोटी सी चीज भी जो है ना वो और उसको डर के माहौल को 100 गुना कर देती है। हम लोगों को मना भी कर रखा था कि बाहर नहीं जाना, लेकिन कोई भी आदमी होटल के रूम के अंदर कितनी कैद देर होके बैठेगा। नहीं रह सकता। भाई आप एक होटल है, एक होटल में आप कितना घूम लेंगे, अल्टीमेटली आपको फ्रेश एयर भी चाहिए। और हम जैसे लोग जो कि सुबह से शाम तक कहीं जाना है, किसी काम से कहीं जाना है, हम लोग तो एक जगह पे बिल्कुल स्टक रह ही नहीं सकते हम लोग। और मेरे जैसे तमाम लोग थे। और 3 या 4 तारीख को होली थी। हाँ। तो हम लोगों ने होली बनाई। मैं अपनी ऑडियंस को शेयर भी करूंगा वो क्लिप। अच्छा। कि जब हमारे आईटीओ के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर आसिफ इकबाल और वाइस प्रेसिडेंट वाली जी, हमारी ग्लोबल डायरेक्टर थी वहां पे, तो हम लोगों ने होली वहां पे आराम से होली बनाई। मैंने कहा सिचुएशन टेंस है, ये थोड़ी ना है कि इंडियन फेस्टिवल नहीं मनाएंगे, क्योंकि हम लोगों को पता था भाई मोदी जी बैठे हैं। फिर आपने 4th को डिसाइड किया कि अब हम लोगों का 5th को डिसाइड हुआ दैट वी हैव टू लीव। देखिए 5th को ना हम लोग बेसिकली सो नहीं पाए थे 28 तारीख से। सिचुएशन इतनी टेंस थी, सोने जाते थे तो इतनी देर में शीशे हिलने चालू हो गए और डर का माहौल होता था। एक बैग हम लोगों का रेडी होता था जिसके अंदर पासपोर्ट और कुछ कैश होता था, और लगेज अलग साइड में रखा होता था कि वो लगेज भी ऐसा रखा होता था कि बस उसकी चेन को लगाना है और किस तरीके से लेके चलना है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपको भागना कब पड़े, कैसे और कैसे भागना है। बिल्कुल। तो हम लोगों को बोल दिया गया था कि भाई आपका जो फ्लोर है 5th फ्लोर है, और फिर ऐसा ना हो कि कोई मिसाइल अटैक हो जाए यहाँ पे। मेरे होटल के ऊपर 3 बार मिसाइल्स गिरी है, डेब्रिस। अच्छा। वहां पे क्लब है, कबाना क्लब, स्विमिंग पूल के पास, इतना बड़ा होल हुआ है वहां पे। अच्छा। देखिए इंटरसेप्शन जब होती है ना तो डेब्रिस मिसाइल्स टन्स में होती है, एक मिसाइल। तो जो भी मिसाइल इंटरसेप्ट होती है तो उसके पार्ट्स होते हैं वो नीचे जमीन पे गिरते हैं। वो तो है। और जिस स्पीड से वो गिरते हैं वो जहां पे भी जाएंगे वो बेसिकली वो चीजें खराब ही होनी है वहां पे। तो 3 बार ऐसा हुआ कि उस होटल के ऊपर, तो हम लोगों ने देखा वहां पे, लेकिन उनकी जो फोर्स है कतर की, जो गवर्नमेंट है, वो इतनी एक्टिव है कि उनको ये पता है कि डेब्रिस कहाँ गिर रहा है। अच्छा। डेब्रिस वहां पे जब तक गिरता था तब तक पुलिस और एम्बुलेंस वो सामने होती थी। तो दे मतलब हाईटेक कह लीजिए आप। 4th को तो ऐसा हो गया कि मिग 52 या आपके जितने ये फाइटर जेट्स होते हैं जो कि आप लोगों ने टीवी में देखे होंगे, वो एक्चुअली हम लोगों ने देखा हमारे ऊपर से जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की पेट्रोलिंग चल रही है। ओके। सिचुएशन देखिए जो टीवी में दिखाई जाती है, टीवी के अंदर जो मीडिया आपको दिखाती है, जो एक्चुअली आज हो रहा है ना मीडिया आपको कल दिखाएगी। वो तो है, बिल्कुल लाइव तो दिखा ही नहीं सकते वो एक्चुअलिटी नहीं दिखा सकते। भाई बहुत लिमिटेड ऐसे न्यूज चैनल वाले होंगे जो कि एक्चुअली ग्राउंड में आते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट जो मीडिया कहते हैं ना, दिस इज ग्राउंड रिपोर्ट, वो एक्चुअली ग्राउंड रिपोर्ट नहीं होती। तो फिर जब आप 5th को आपने कहा निकलना है, तो
कैसे आपने देखिए हम लोगों ने 4th को सऊदी का वीजा अप्लाई किया। अच्छा तो सऊदी का वीजा अप्लाई होता है लैंड ट्रांजिट वीजा। अच्छा तो यू हैव टू गो एंड अप्लाई और नहीं नहीं, ऑनलाइन? ऑनलाइन अप्लाई होता है, वो ओ। आज तक नहीं आया। अच्छा उसका स्टेटस अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है। तो फिर आप कैसे आए हैं? तो 5th को हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि कैसे भी करके वी हैव टू एंटर सऊदी। अब सऊदी एंटर करने के लिए नॉर्म्स देखते हैं। हाँ, नॉर्म्स के अंदर पता लगता है कि आपका पासपोर्ट के अंदर इधर यू शुड हैव अ वैलिड यूएस वीजा और अ वैलिड शेंजन वीजा एंड द ट्रेवल। ऐसा नहीं है कि यूएस वीजा है और ट्रेवल नहीं है। ओके। बहुत से लोगों के पास होता है ना, मेरे पास यूएस वीजा है या शेंजन वीजा है लेकिन वो ट्रेवल नहीं है। तो उसके अंदर 2 क्राइटेरिया थे कि वैलिड होना चाहिए वीजा और ट्रेवल्ड होना चाहिए। वो चांस की बात है, मेरे पास यूएस वीजा था, वो ट्रेवल्ड वीजा। ओके। और मेरे ग्रुप के अंदर एक मेरी फ्रेंड जिनके पास, जो कि बार्सिलोना जा रही थी, आईएमसी कांग्रेस जो होती है बार्सिलोना में, वहां जा रही थी और उनका रनवे से, कतर दोहा के रनवे से फ्लाइट को वापसी ले लिया गया बिकॉज ऑफ ऑल दिस टेंशन। तो कहती है मेरे पास बोर्डिंग पास है, मैं रिस्क लूंगी, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मरना तो है ही ना। मिसाइल्स ऊपर से जा रही है, आवाजें आ रही है, 7-7 दिन तक लोग सोए नहीं। हम लोगों ने अपने ना माइंड, हम लोगों को ये नहीं पता था एक्चुअली, वी हैड लॉस्ट द सेंस ऑफ थिंकिंग कि एक्चुअली हमें क्या करना है। जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, वो हम लोग अपनी डिसीजन मेकिंग लूज कर चुके थे कि निकलना है बस किसी भी तरीके से। व्हाट वाज योर रूट फ्रॉम द होटल से लेके अपने घर तक इंडिया में? तो 48 आवर्स। अच्छा तो आपने मैं सिर्फ 48 घंटे, थोड़ा सा 48 घंटे से ज्यादा कह लीजिए, 2 दिन कह लीजिए। तो आप नहीं, आप मुझे बताइए कि कैसे कैसे आप गए? कतर से, दोहा से हम लोग गए साल्वा बॉर्डर। साल्वा बॉर्डर बाय और कैब? जी। अच्छा। तो टैक्सी आती है, तो साल्वा बॉर्डर वहां से 1 आवर का डिस्टेंस। साल्वा बॉर्डर में आपका ये हो जाता है कि आपका पासपोर्ट लेंगे, ऑफिशियली बाय बाय कतर। अब आप कतर में नहीं आ सकते क्योंकि कतर का वीजा मिलता है सिंगल एंट्री हम लोगों को जो। अच्छा ओके। वहां से जब बाय बाय हो गई तो वी नीड टू चेंज सेकंड कार। हम लोगों ने अपना लगेज लिया, एक दूसरी कार वहां पे खड़ी थी, हम लोगों ने लगेज अपना दोबारा वहां पे डाला। उसके बाद हम लोग जाते हैं एक्चुअली जो इमिग्रेशन पॉइंट जो होता है सऊदी का, जो साल्वा बॉर्डर का जो इमिग्रेशन पॉइंट होता है टू एंटर सऊदी, अच्छा, वहां पे हम लोग गए, पासपोर्ट दिए। हमारे साथ जो एक मैम थी प्रियंका जी, उन लोगों को मना कर दिया कि आपको वीजा ग्रांट नहीं होगा। Then? हम लोग 5 थे, 5 के पास 4 लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाज फुलफिल्ड कि भाई ट्रैवल यूएस वीजा है या ट्रैवल शेंजन वीजा है। उनके पास, बिकॉज शी वाज गोइंग टू बार्सिलोना, बोर्डिंग पास था कि भाई मेरे पास बोर्डिंग पास है, स्टैम्प नहीं हो, कहते स्टैम्प ही चाहिए। Then she requested कि sir you can treat this boarding pass as an official stamp. I was actually going to Barcelona और ये मेरा बोर्डिंग पास है। होता है ना कि आपका जो भी फाइनल डेस्टिनेशन होता है आपको इंडिया से बोर्डिंग पास इशू हो जाते हैं। रिक्वेस्ट उनकी, दैट रिक्वेस्ट वाज एक्सेप्टेड। तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ सऊदी गवर्नमेंट का, क्योंकि उन लोगों को भी पता था कि सिनेरियो क्या है एंड दीज पीपल ऑल आर गोइंग टू देयर होम कंट्रीज, क्योंकि स्टक है सिचुएशन। उसी दिन रियाद में यूएस एम्बेसी पे अटैक हो गया था। देखिए जहां जहां यूएस बेस है वहां वहां ईरान अटैक कर रहा है। तो वहां से किसी तरीके से हम लोगों को वीजा मिला। वी वर सो थैंकफुल टू ऑल बोथ द गवर्नमेंट्स, कतर गवर्नमेंट एंड द सऊदी गवर्नमेंट। उसके बाद तीसरी कार चेंज होती है। अच्छा, और ये कितने कितने आवर्स के डिस्टेंस पे, मतलब? देखिए साल्वा, कतर से साल्वा बॉर्डर अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स, और इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर। सो डिपेंड्स कि वहाँ पे क्यू कितनी है या रश कितना है या वहाँ पे टूरिस्ट कितना है वहाँ पे। और वो थर्ड कार जब स्विच करते हैं उसके बाद देन यू नीड टू रीच रियाद। रियाद एक सिटी है, सऊदी में बहुत फेमस सिटी है। सो दैट डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली 600 किलोमीटर्स। अच्छा, 600 किलोमीटर्स फिर हम ट्रेवल करके देन वी रीच्ड रियाद एट 7:30 इन द इवनिंग। ओवरनाइट स्टे हम लोगों ने रियाद में किया। मॉर्निंग में फ्लाइट्स देखी तो एक फ्लाइट के अंदर 5 टिकट्स ही अवेलेबल नहीं है, सब डिफरेंट। कोई सुबह 9 बजे जा रहा है, वहां से हम लोगों ने फ्लाइट ली जेद्दा के लिए। तो कोई सुबह 9 बजे जा रहा है, किसी की फ्लाइट की 9 बजे की टिकट मिली, किसी की 12 बजे की मिली,
किसी की दिन में 3 बजे की मिली। और जब हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे, मेरी 2 बजे की टिकट थी, तो मैं जब एयरपोर्ट पहुंचा तो मेरे से पहले, क्योंकि उसी दिन अटैक हुआ था रियाद में, यूएस एम्बेसी में, यूएस कॉन्सुलेट पे, मेरे से पहले 6 से 7 फ्लाइट्स ऑलरेडी कैंसिल थी। और मेरी फ्लाइट को प्रोसेसिंग दिखा रहा था, तो घर वालों के फोन पे फोन, फ्लाइट उड़ेगी? लेकिन पता नहीं। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, बस में बैठ गए, फोन आ रहे हैं फ्लाइट उड़ेगी, मैंने कहा पता नहीं। और फाइनली जैसे भी टेक ऑफ हुआ, जब हम जेदा पहुंचे तो मैंने कहा भाई अब हम लोग सेफ लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। जेदा वो जगह है जहाँ होली प्लेस है जेदा, जहाँ से आपका मक्का मदीना, मक्का, हाँ। ये सारे के सारे हज के लिए या उम्रा के लिए आते हैं। बहुत मतलब बहुत अच्छी, जैसे हम लोगों को हिंदू के अंदर एक सात्विक जगह होती है ना, जैसे हमारे धाम होते हैं वैसे उनके लिए वो धाम है। बिल्कुल। और लोग बहुत बहुत फोकस्ड है वहाँ पे। तो जेदा से फिर हम लोगों ने हज टर्मिनल गए वहाँ पे। अच्छा। जेदा एयरपोर्ट बहुत बड़ा, मतलब अलग अलग एयरपोर्ट्स है जेदा में। डोमेस्टिक एयरपोर्ट से फिर हज टर्मिनल पे हम गए। हज टर्मिनल से फ्लाइट चलती है मुंबई के लिए, और वहां से नेक्स्ट डे मुंबई, मुंबई से फाइनली दिल्ली, या मुंबई से जिसको मुंबई जाना था, किसी को सूरत जाना था, या किसी को बेंगलोर जाना था, सब लोगों ने अपनी अपनी फ्लाइट्स लेके, ऑनवर्ड फ्लाइट्स, वो सब लोग अपने अपने घर पहुंच के स्टोरीज लगा रहे हैं कि फाइनली वी हैव रीच्ड। और आने के बाद सब लोगों ने, जो भी हम लोगों के कुछ साथी ऐसे भी थे जो कि नहीं आ पाए थे बिकॉज ऑफ ऑल द वीजा रिस्ट्रिक्शंस, उन लोगों की बड़ी हेल्प करी। और इंडियन एम्बेसी को भी कॉन्टिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली उन लोगों को भी अपडेट रखा उन लोगों ने कि ये हम लोगों के साथी यहाँ पे स्टक्ड है, या ये इंडियंस है जिसको कि अगर एम्बेसी चाहेगी, इंडियन एम्बेसी अगर चाहेगी तो इनकी हेल्प कर सकती है। अच्छा। भाई वो सऊदी गवर्नमेंट से, आपको बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट को सऊदी गवर्नमेंट से यही कहना है कि हम लोगों के इतने लोग यहाँ पे स्टक्ड है और आप इन लोगों को वीजा दे दीजिए। हाँ जी। तो फाइनली परसों की बात है, 11 तारीख का, परसों जो है इंडियन एम्बेसी ने 1000 टूरिस्ट और द इंडियंस वर इवैक्यूएटेड, उन्होंने लिस्ट जारी कर दी थी कि इन इंडियंस के पास यू नीड टू ग्रांट द वीजा टू कम बैक टू देयर होम कंट्री। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से काफी कुछ कर रही है, ऐसा नहीं है। तो अगर आप 5th को नहीं आते तो फिर आप 11th को आते, मतलब पता नहीं कब गवर्नमेंट इवैक्यूएशन होती है। या हम लोगों ने तो रिपैट्रिएशन के लिए भी अप्लाई कर दिया था। काफी लोग ऐसे थे वहां पे कि जो वो कहते कि रिपैट्रिएशन इनका जो फ्लाइट्स होती है उसके लिए हम लोगों ने अप्लाई कर दिया था, बट देयर वाजंट एनी रिस्पांस फ्रॉम द गवर्नमेंट। जब तक हम लोगों के पास, हम लोगों ने कतर को तब छोड़ा जब हम लोगों के पास एक ग्रीन सिग्नल आ गया था फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ IETO, डॉक्टर आसिफ इकबाल जी, जो हम लोगों के प्रेसिडेंट है, कि दिस इज सेफ, नाउ यू कैन प्रोसीड। ऐसा नहीं होना कि वो 5 किलोमीटर का जो नो मैंस लैंड है कतर और सऊदी का, आपको पता लगे कि वहीं पे आपको रहना पड़े और वहां पे ना तो सिग्नल्स आते, क्योंकि देखिए बॉर्डर एरिया जितना होता है ना, वहां पे टॉवर्स नहीं होते भाई। टॉवर कंफ्यूज्ड है वहां पे, टॉवर इसलिए कंफ्यूज है कि मैं सऊदी का सिग्नल पकड़ूं या मैं कतर का सिग्नल पकड़ूं। तो आप ये कह लीजिए कि आपके घर के बाहर अगर एक रोड है ना, तो रोड के इस साइड तो सऊदी और इस साइड कतर, तो टॉवर सिग्नल कौन सा पकड़ेगा। इसीलिए यूजुअली क्या होता है बॉर्डर एरियाज के अंदर, कोई भी आप बॉर्डर जब देखेंगे ना, वहां पे आपका जब सिग्नल्स चेंज होते हैं ना, सिग्नल्स कैच नहीं करते हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही जाके सिग्नल्स कैच करते हैं। तो नो मैन, इसलिए इसको बोला जाता है नो मैंस लैंड। हमने तो सुना था नो मैंस लैंड के बारे में, एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम करा है। और बहुत खूबसूरत सफर था वैसे तो, डेजर्ट से होते हुए जा रहे हैं। ऐसा खूबसूरत सबके साथ नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए एक ही एडवेंचर है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब आप न्यूज में देखते हैं ना कि वॉर चल रही है, लेकिन आप ये सोचिए कि ईरान के अंदर या इजराइल के अंदर जो लोग या जो छोटे बच्चे इसको डेली की डेली देख रहे हैं, हम लोग तो 10 दिन के अंदर इतना घबरा गए, जो लोग डेली देख रहे हैं, इतने सालों से देख रहे हैं, मिसाइल्स हिट कर रही है, इतने करीब से मिसाइल्स जा रही है, उन लोगों के ऊपर सोचिए कि इसका कितना एक माइंडसेट उनका उसमें इम्पैक्ट होता होगा माइंडसेट पे। तो देखिए वॉर तो अल्टीमेटली खराब ही है। हाँ, वो तो है। और बेसिकली वॉर नहीं कहूंगा इसको मैं, इट इज ऑल अबाउट बिजनेस। आप लोगों के लिए वॉर हो सकती है, लेकिन मेरे लिए दिस इज नॉट अ वॉर। पर कैसे, आपके लिए वॉर क्यों नहीं है? मैं इसको वॉर मानता ही नहीं ना। अच्छा, बट क्यों? भाई ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द ऑयल। हाँ, वो तो है। आप मुझे बता सकते हैं कि वेनेजुएला के पास कितना ऑयल है? मैं आपको बता देता हूँ, $313 बिलियन
बैरल। Hmm. अमेरिका वेनेजुएला को कैप्चर करता है। Hmm. व्हाई? Right. Because he needs oil. ही नीड्स ऑयल। आज अमेरिका के पास 313 बिलियन बैरल ऑयल है। Hmm. वेनेजुएला का है, भाई आपने उससे हथिया लिया। Hmm. अमेरिका की हमेशा हथियाने की पॉलिसी तो शुरू से रही है। Hmm. एक वर्ड होता है हमारे हिंदी में, चौधराहट। Hmm. सुना है आपने? Hmm. तो चौधराहट मतलब ये होता है कि मेरे घर में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, तेरे घर में गलत हो रहा है ना तो मैं सेटल करूंगा। Hmm. वो है ट्रम्प। Hmm. अमेरिका में एपिस्टीन एपिस्टीन फाइल्स एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उसमें क्या हो रहा है, वो रिपोर्टर्स को गाली बक देते हैं। Hmm. वो कई कई न्यूज चैनल में बोल देते हैं। वो पीछे भी मैं देख रहा था क्लिपिंग एक, तो रिपोर्टर को कहते हैं you are such a bad reporter, you don't know, and your news channel is so bad, you don't know how to do reporting, and you are so biased, and you are so this and this। उसको रिपोर्टर को ना, मतलब उस रिपोर्टर ने एक बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन किया था कि सर योर नेम was highlighted in this Epstein file and there was a proof that you were also there on that particular island। तो उस रिपोर्टर के ऊपर चढ़ गए वो ट्रम्प। मुझे पर्सनली ट्रम्प बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए अमेरिका के अंदर कोई वॉर नहीं है ना, कोई मिसाइल अटैक नहीं है ना। मिसाइल अटैक कहाँ है? ईरान में, इजराइल में। भाई आप सुपर पावर है, आपने दो लोगों को लड़वा दिया और आप तो ताली पीट रहे हैं। दैट इज अमेरिका। सुपर पावर का काम क्या होता है? सुपर पावर कौन होता है? वो कहता है मैं बैठा हूं खाट पे, खाट मतलब अमेरिका, और तुम दोनों कुश्ती करो। तो एक कुश्तीबाज हुआ इजराइल, दूसरा कुश्तीबाज हुआ ईरान। तो दोनों की कुश्ती करा दी, अब वो दोनों को मरवा देगा। मैक्सिमम डैमेज जो हो रहा है वो ईरान और इजराइल में हो रहा है। अब मेरे से लोग ये भी पूछते हैं कि कतर में स्ट्राइक क्यों होती है, आबू धाबी में स्ट्राइक क्यों होती है, दुबई में स्ट्राइक क्यों होती है, कुवैत में क्यों होती है, बहरीन में क्यों होती है, ओमान में क्यों होती है? इन सब में ईरान जो है वो टारगेट इनके सिविलियंस को नहीं कर रहा। उसका मेन एम जो है टारगेट का वो बेसिस का है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूएस बेस जहां जहां होंगे, तो सीधा है कि यूएस बेस को हम लोगों को तबाह करना है। आज सुबह की स्टेटमेंट देखिए ना, हम तो जो सुप्रीम लीडर जूनियर खमीनी है, उन्होंने एक ही चीज बोली है गल्फ कंट्रीज को कि आप अपने यूएस के बेसिस यहां से हटा लीजिए। अगर आप नहीं हटाएंगे तो मेरी तरफ से हमले रिटेलिएशन जारी रहेगी, और उन्हें भी चाहिए। आप अपनी चौधराहट में किसी के सुप्रीम लीडर को मार रहे हैं। कौन सा धर्म कहता है कि आप घर में घुस के मार दीजिए? बिल्कुल। एक स्कूल के अंदर ईरान में 113 बच्ची मार दी जाती है। कौन सा धर्म कहता है? यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसके ऊपर 10 मिनट का शोक हो जाएगा। अल्टीमेटली जो लॉस है वो लॉस कौन बियर कर रहा है? वो वहां के सिटीजन बियर कर रहे हैं। सीधा साधा चल रहा था, अगर वो न्यूक्लियर बना रहा है ईरान, वो अमेरिका में थोड़ी ना डाल रहा है। और आप कौन होते हैं उसको मना करने वाले कि न्यूक्लियर मत बनाओ? उसको बनाना चाहिए न्यूक्लियर, अपनी सेफ्टी के लिए सब कुछ करेगा। आज इंडिया को कोई डिक्टेट करेगा कि आप भाई सॉवरेन, दीज ऑल आर सॉवरेन कंट्रीज, हाउ कैन यू डिक्टेट? अमेरिका सबको डिक्टेट कर रहा है। मुझे तो ये डर लगता है आने वाले टाइम में इंडिया को डिक्टेट ना कर दे। आपको ट्रैवल अपना करना था, तो हाउ सपोर्टिव वाज द एयरलाइंस? जिस आपका ऑलरेडी टिकट होगा ना, कतर एयरवेज। देखिए मेरी जाने की जो टिकट थी फर्स्ट की, वो थी एयर इंडिया। अब मैं क्योंकि एक इंडियन हूं, एक हिंदुस्तानी हूं, तो मैं नेगेटिव तो नहीं बोल सकता और पॉजिटिव मैं बोलना नहीं चाह रहा। और जहां मेरे को पॉजिटिव बोलना है वो मैं बोल देता हूँ कि मेरे होटल के अंदर कतर एयरवेज का काउंटर था। अच्छा। तो उन लोगों ने मेरी टिकट कर दी थी कि सर आप अपना नाम लिखवा दीजिए, एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि जब भी एयर स्पेस खुलेगा, जब भी फ्लाइट्स ऑपरेशनल होगी, यू ऑल 70-80 पीपल जो कि इंडिया से है एज ए टूरिस्ट। सबसे पहला एम यही था कतर की गवर्नमेंट का कि टूरिस्ट को सेफली यहाँ से निकाला जाए। तो मैं कहता हूँ कि सुनने में आया था, शुरू से सुना ही था कि कतर एयरवेज बहुत अच्छी एयरवेज है, बेस्ट एयरवेज है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस भी कर लिया। और अगर हमारे यहाँ पे अगर ऐसा होता, आपको शायद अगर ध्यान हो, ये पुलवामा अटैक जब हुआ था, या ये कश्मीर का लास्ट ईयर जब हुआ था अटैक कश्मीर में, तो एयरलाइंस ने 10,000 रुपए की टिकट को 80,000 रुपए कर दिया। हाँ बिल्कुल। वो लोग ऐसा नहीं करते, वो लोग मजबूरी का फायदा नहीं उठाते।
वो तो अभी जब गवर्नमेंट ऑफ कतर तो इतनी स्ट्रिक्ट है और हम्म, इतनी अच्छी गवर्नमेंट मैं बोलूंगा, मजबूरी के अंदर वो लोग अपने प्राइस आते करते हैं, पूरी जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए। उस दौरान जो एयर इंडिया की टिकट 50,000 रुपए की हो गई थी कतर टू दिल्ली, जिसका कि ये नहीं पता कि कब उड़ेगी, वो कतर एयरवेज की टिकट 14,000 रुपए की, अच्छा, जो कि यूजुअली 20-22 हजार की होती है। हम्म, तो हमारे हिंदुस्तानियों के बारे में एक चीज बड़ी फेमस है, हम्म, आपदा में अफसर। हम्म, पैसे कैसे कमाने हैं वो वो सीखो। तो बिल्कुल। अभी दिसंबर में भी तो एयरलाइंस का जो इशू हुआ था इंडिगो वाला, तो वो विद इन इंडिया ही तो वो इनको हम लोगों के खून में है, हाँ। आपदा में अफसर जो है ना वो हम लोगों के खून में है। भाई कोई मर भी रहा होगा तो आप उससे पैसे बनाना सीखो, ये हम लोगों के स्कूल में सिखाया जाता है। वो कहते हैं ना, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क्स डन थ्रू एंड विद अदर्स इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। तो अब उसका जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दी है। अब उसका लैंग्वेज चेंज कर दी, बिजनेस इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग मनी वेदर यू आर डाइंग और यू आर अलाइव। अब वो लैंग्वेज चेंज हो गई है। तो इतने बड़े बड़े बिजनेस स्कूल के अंदर बिजनेस सिखाया जाता पैसे कमाने के लिए, एथिक्स स्कूल नहीं है हमारे यहाँ पे। इन कंट्रीज के अंदर एथिक्स स्कूल ज्यादा है, बिजनेस स्कूल कम है। अब देख लीजिए हमारे इंडिया में बिजनेस स्कूल कितने हैं और एथिक्स स्कूल कितने हैं। इनके एथिक्स ऊपर है, हमारे यहाँ बिजनेस ऊपर है। इसलिए हमारा बोला जाता है कि 150 करोड़ की जनता सब कमा रहे। जब आपने यहाँ से अपनी टिकट्स करवाई थी जाने के लिए, तो आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया था अपना? मजबूरी है, ट्रैवल इंश्योरेंस तो मैंडेटरी क्लॉज है कि आपको किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना है, आप किसी ट्रिप से टिकट करा लीजिए, अगोड़ा से ले लीजिए, स्काई या आप एमएमटी से ले लीजिए या किसी से भी ले लीजिए, नीचे ऑप्शन आ जाएगी कि ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आप कराएंगे। वो कई बार तो आगे प्रोसीड ही नहीं करता टिकट बुकिंग के लिए, बाकी मैंडेटरी है। यहाँ के इमिग्रेशन वाले भी कई बार आपसे पूछ लेंगे, मेरे से तो नहीं पूछेंगे खैर, लेकिन एक नॉर्मल आदमी जिसको कि बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होगी लॉ की या ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स की, उन लोगों को तो बेचारे हैरेसमेंट करते ही है कि आपका इंश्योरेंस कहाँ है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपके हिसाब से क्या है, आप पहले आप बता दीजिए फिर मैं बता दूंगा। ट्रैवल इंश्योरेंस का मतलब तो यही होता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, अनसर्टेनिटी आ जाए, कोई कैलामिटी हो जाए, so your stay or your travel is fully insured and you will be compensated. मैडम ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ठग है। ठग, फ्रॉड तो बहुत छोटा शब्द है। अच्छा, ये तो ठग है। मैं तो बल्कि बहुत सारे फाउंडर्स को भी कहता हूँ, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो यार एक ट्रैवल इंश्योरेंस की कंपनी खोल दो, क्योंकि आपको क्लेम देना ही नहीं ना। मेरे पास बजाज की मैं ट्रैवल इंश्योरेंस करा के गया। एक तो पॉलिसी में जो टर्म्स कंडीशन लिखे होते हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि अगर आप लेंस से भी उठाएंगे ना तो वो आप टर्म्स और कंडीशन नहीं पढ़ पाएंगे। एग्जैक्टली। मैंने ट्रिप डिले और ये ट्रिप कर्टेलमेंट की क्लॉज होती है, उसके अंदर मैंने 1.7 लाख रुपीज का क्लेम बना के भेज दिया बजाज जनरल इंश्योरेंस को। तो नेक्स्ट डे मेरे पास लेटर आ जाता है, रेपुटेशन लेटर। रेपुटेशन लेटर होता है कि योर क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड्स दैट योर पॉलिसी डज नॉट कवर टेररिज्म एंड वॉर लाइक कंडीशंस। ओके, पहले ये चीज हो गई, हमें पता था ये होना है, क्योंकि ये हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है हम लोग हिंदुस्तानी ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को ही बोल देता हूँ, जब भी पहले तो ट्रैवल इंश्योरेंस लेने की आपको जरूरत ही नहीं है। खुदा ना खास्ता आप कहीं जा रहे हैं और फ्लाइट गिर गई तो सरकार आपको कंपनसेशन दे देगी। अहमदाबाद का देखा है ना आपने? बिल्कुल। भाई उस हादसे के अंदर जो भी लॉस हुआ है, सरकार ने सबको 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी दिया है सरकार दे दी। तो ट्रैवल इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है तो जो ट्रैवल इंश्योरेंस वाले कंपनीज जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगती है वो डॉक्यूमेंट्स आप कभी लाइफ में नहीं दे सकते। बिल्कुल, बहुत वो आपसे बोलेगी आपका पासपोर्ट खो गया, पुलिस की रिपोर्ट दो, एफआईआर दो। तो एफआईआर इंडिया में होती, हर जगह एफआईआर नहीं होती। इंडिया में भी एफआईआर कराने के लिए 3 दिन तो आपको पुलिस स्टेशन में लग जाएंगे एफआईआर कराने के लिए। एफआईआर वो मांगेगी, क्यों खोया ये नहीं पता, किसकी मिस्टेक थी ये नहीं पता। अल्टीमेटली 1 महीने के फॉलोअप के बाद क्या होगा? रेपुटेशन, दिस हैज बीन रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दिस एंड दिस। अंग्रेजी ज्यादा आती है यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज को। अगर 10 करोड़ टूरिस्ट ट्रैवल इंश्योरेंस कराता होगा तो मैं नहीं समझता 0.001% को भी ट्रैवल इंश्योरेंस मिलता होगा।
This is the best profitable business. बेस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मतलब ये ठगों का बिजनेस है। हम्म। प्रॉफिटेबल इन कंपनीज के लिए प्रॉफिटेबल है, मैं तो कहूंगा बिजनेस ऑफ ठगी। और फिर ये जो टू एंड फ्रो होता है ना, सपोज शायद मैं हूँ तो मैं तो इतना, मेरे में तो इतना पेशेंस ही नहीं है, बोलेंगे छोड़ यार, कितना पेशेंस नहीं है मेरे में कि मैं इनसे वापस मेल्स से टू एंड फ्रो। देखिए, एक तो ना इनके कभी कॉल सेंटर की जो लाइंस होती है वो ना, नहीं अब इन लोगों ने रोबोटिक्स में जो इनका एआई, जो जिसको ये एआई बोलते हैं, मेरे लिए वो रोबोट्स है। आपको एक कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए 20 मिनट चाहिए, और बीच में उसके बाद अगर 10 मिनट बाद फोन कट गया तो आपने अगर 3 बार फोन मिलाया तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ हेरेसमेंट। इनके कॉल सेंटर के नंबर्स ही नहीं पता, हर 2 महीने में चेंज हो जाते हैं। इनकी ईमेल आईडी हर 2 से 3 महीने में चेंज हो जाती है। मैंने बजाज को मेल डाला तो मेरे पास रिवर्ट आता है कि ये ईमेल आईडी चेंज हो गई है, इस पे डाल दीजिए। दूसरी पे डाला तो मेल आ जाता है, तीसरी पे डाल दीजिए। मैंने उठा के जितनी ईमेल आईडी सी सब पे डाल दिया। मैंने कहा किसी का तो जवाब आएगा। जवाब क्या आया? रेपुटेशन। तो ये तो कड़वा इंश्योरेंस लेना। देखिए, आज हम 40 साल के हैं, हम शायद हमारे बाबा 3-4 साल के जब से हम थे तब से मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसीज लेते। मैं समझता हूँ मेरे ऊपर 40 साल के अंदर 50 लाख रुपए मैंने अभी तक इंश्योरेंस में दे दिए, अभी तक दे दिए होंगे अपने ऊपर। और फैमिली की बात करें, 4 लोगों की अगर फैमिली है, मियाँ बीवी 2 बच्चे, तो 2 करोड़ रुपए मैं इंश्योरेंस में दे चुका। अरे 2 करोड़ रुपए अगर मैंने उसको सेव करके इन्वेस्टमेंट डाली होती ज्यादा आपको रिटर्न मिल तो पता नहीं मेरे को कितने गुना उसका रिटर्न मिल जाता। यूजुअली आपका 1 रुपए का 5 साल में डबल हो जाता है। हाँ। तो मेरे हिसाब से इंश्योरेंस लेना, बट ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी चीज है। पर वही ना कि ये लोग डराते ही इतना है। देखिए, कंपनीज का काम है डराना और आपका काम है डरना। अच्छा, और एक और चीज कि अगर आप सपोज कभी किसी इंश्योरेंस को बंद भी करवाना चाहें, वो भी नहीं करवा सकते। देखिए, उसके लिए ऑडियंस को मैं एक चीज कहता हूँ कि फोरक्लोजर क्लॉज को जरूर देखें। अगर किसी कंपनी की फोरक्लोजर क्लॉज आपको नहीं समझ आती तो ऐसी कंपनी से आप लोन मत लीजिए, क्योंकि लोन लेना बहुत आसान है। वो कहते हैं ना कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलनी बहुत आसान है। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड खुलती है 10,000 रुपए में, लेकिन बंद कराने का जो खर्चा होता है वो होता है 70,000 रुपए। तो हिंदुस्तान में खुलती बहुत आसान है, बंद बड़ी मुश्किल से होती है। सही बात। उसके बाद भी नोटिस आ जाएंगे कि आपने ये कंपनी बंद क्यों कर दी। तो कुछ चीजें हैं, कड़वा सच्चे है, सत्य है ये कड़वा। और प्लीज मेरे हिसाब से तो ट्रैवल इंश्योरेंस मत लीजिए भाई। पूछ लीजिए पहले अपनी कंपनी से कि भाई इसमें क्या क्या चीज कवर करके देखोगे। वो लंबे लंबे दिखा देते हैं। और अब तो इतनी सारी चीजें वैसे भी लास्ट 6-7 ईयर से इतना कुछ हो रहा है कि चाहे आप कोविड ले लो, ये वॉर सिचुएशंस ले लो, टेररिज्म ले लीजिए, कि एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। मैं ऑडियंस को बताया तो भाई, कभी अगर आपको ट्रैवल पॉलिसी लेनी ही हो तो कंपनी से पूछिएगा इसके अंदर वॉर कवर है, टेररिज्म कवर है, इसकी कंडीशंस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन की कंडीशन क्या है, डॉक्यूमेंटेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कि कल को मेरा पासपोर्ट खो गया, मैं आपको किस्सा बताता हूँ। हम लोग नवंबर 2025 में हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट में हम लोगों की विजिट थी। तो हमारे साथ एक जना था, उसका पासपोर्ट खो गया। तो मैंने उनको बोला कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस आपने ले रखा है। इनफैक्ट नहीं, उसने गलती से 2 ट्रैवल इंश्योरेंस ले लिए थे। अच्छा, तो वो तो एक तो अलग से परचेज कर लिया था और एक ही मैंडेटरी जो पोर्टल पे जब भी किसी आप एक्सटर्नल पोर्टल से टिकट बुक करते हो तो नीचे वो प्रोसीड ही नहीं करता, कहता है टिकट हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि 3-4 बार जब आप टिकट सर्च कर लेते हो तो उसका प्राइस वैसे हाइक हो जाता है। तो सर्च क्राइटेरिया इन्होंने ऐसे बना रखे है, 4 बार सर्च मतलब हाइक इन द प्राइस। तो उसे का टिकट में दोनों कंपनीज को डाला, दोनों कंपनीज ने इंश्योरेंस को रिजेक्ट करके दे दिया। तो ये चीज देखनी चाहिए सरकार को भाई। आप पैसे अगर ले रहे हो, आप पैसे लेने के लिए बैठे हो, वो 300 रुपए 400 रुपए का इंश्योरेंस की बात नहीं है, वो आपकी डिपेंडेंसी है। वो मेरे हिसाब से तो ट्रैवल इंश्योरेंस मत लीजिए प्लीज आज के बाद, कोई फायदा नहीं है। सो नाउ यू हैव रिटर्न सेफ एंड यू आर हैप्पी बैक होम। सो आपका फर्स्ट व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू डिड व्हेन यू केम बैक होम? मैंने बड़ा अच्छे से खाना खाया अच्छे से खाना खा के, और फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे इन मार्च 2026, जिस दिन मैं आराम से सोया। सोए नहीं थे हम लोग। घर में खाने में क्या क्या बना था, आप मुझे ये बताइएगा। घर में तो देखिए नॉर्मल जो भी चीजें बनती है। नॉर्मल तो नहीं होगा उस दिन। नहीं, नॉर्मल मतलब हम लोग तो देखिए घर का खाना खाते हैं, तो नॉर्मल खाना बहुत अच्छा
आप जब अपने घर का, आपके घर में कुछ भी बने, आप बिल्कुल। भाई आप उसकी यूज्ड टू हो जाते हैं खाने के। लेकिन मैं सब लोगों को एक ही चीज कहता हूँ कि ये वॉर नहीं है, इट इज ऑल अबाउट ऑयल। ये तेल की वॉर है, ऑयल वॉर है, ये इकोनॉमिक वॉर है। दिस इज नॉट द एक्चुअल वॉर जो कि हम लोगों को दिखाया जा रहा है ना मीडिया से। भाई अमेरिका वांट्स टू सेल इट्स ऑयल। एक मैं आपको और चीज बताता हूँ, शायद हमारी ऑडियंस को नहीं पता होगा। ईरान का मेजर बायर कौन है ऑयल का? यूएस नहीं, ईरान का मेजर बायर चाइना है। आप सोचिए, चाइना तो ओके कर दिया ना देने के लिए। मैम 150 बिलियन बैरल्स है ईरान के पास ऑयल। मेरे हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व होगा आफ्टर वेनेजुएला। और चाइना क्या करता है, वाया मलेशिया मंगाता है पहले ऑयल। मलेशिया के अंदर जो मेड इन ईरान है ना, उसके लेबल चेंज करता है। अच्छा। शिप के ऊपर, और उसमें लिखता है कि मेड इन मलेशिया ऑयल मैन्युफैक्चर्ड, या जो भी XYZ जो भी उसके जो स्पेसिफिक टर्म्स है, और फिर वो आता है। एक्चुअली चाइना इज अ मेजर बायर ऑफ ऑयल फ्रॉम ईरान, इसलिए इन लोगों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अब इस वॉर का आप अगर एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव समझे तो दिस इज अ वॉर बिटवीन यूएस, चाइना एंड रशिया। गल्फ बेचारे तो वैसे बीच में पिस रहे हैं। अभी तक किसी भी गल्फ कंट्री ने रिटेलिएट नहीं करा। वो कह रहे हैं बेसिस पे आप हमला कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं यूएस बेसिस पे। किसी भी गल्फ कंट्री ने ड्रोन या मिसाइल अटैक नहीं करा ईरान पे। उनको क्लियर है ना। और इन लोगों को बेचारों को क्या जरूरत है कि यूएस का बेस रखने के लिए। यूएस तो परसों 2-3 दिन पहले मोदी जी को भी कह रहा था कि नाउ यू कैन बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, आई एम बेसिकली अलाउइंग यू टू बाय ऑयल। भाई अमेरिका कौन होता है एक सॉवरेन कंट्री को बोलने वाला कि आप रशिया से ऑयल खरीद लो? तो मैं तो समय का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन मोदी जी बोले बेटा अमेरिका इधर आ, तू शांत बैठ जा। तो ये होगा, बहुत जल्दी होगा। आपने एक पोस्ट डाला था कि इस टाइम पीरियड में जिसने मुझसे कनेक्ट किया है, राइट, मैं उसी से ही अब बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, जैसे आप हैं। हाँ, मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या था उस दिन। सो मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी, तो मिस्टर दिनेश आप मिले उनसे, तो उन्होंने बोला कि मेरे जाने की बात हो रही थी यूएस। तो मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं जाना, अभी तो लड़ाइयाँ ही चल रही हैं। जी जी। कहते वो अंकित जैन जी तो कतर में। मैंने कहा अच्छा रुको मैं अभी कॉल करती हूँ। तो मैंने आपको उसी वक्त कॉल किया एंड आई वाज वेरी टेरिफाइड टू नो दिस, ये जो सिचुएशन है। आपने उसी वक्त मुझसे वीडियोस भी शेयर करी जी 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 स्ट्राइक की। सो देखिए क्या होता है, ये सिचुएशन ऐसी होती है कि इसमें ना आपको मॉरल सपोर्ट चाहिए। और आपके लिए फर्स्ट मॉरल सपोर्ट होता है आपकी, भाई एक तो फैमिली आपकी है, वो तो हमेशा साथ में रहती है। तो एक इमीडिएट जो सेकंड फैमिली आपकी होती है, आपके जिसको फ्रेंड्स भी, चलो मैं और थोड़ा सा उसको और बाद में ले लेता हूँ। आपके फर्स्ट कजन्स हो गए, बिल्कुल। और भाई नेक्स्ट इमीडिएट फैमिली आप कह लीजिए। तो हम लोगों की तो खैर बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है। तो आदमी की सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई मेरे को कॉल नहीं, तो चलो घर में किसी को, एक मॉरल सपोर्ट के हिसाब से। तो मैंने एक चीज सोच ली थी कि इस दौरान, इस सिचुएशन में किसी का व्हाट्सएप चाहे मेरे पास या मेरी फैमिली के पास नहीं आया, तो मैं लाइफ टाइम उन लोगों से, भाई बातचीत तो रहेगी लेकिन सपोर्ट नहीं रहेगा ना, मुझे सपोर्ट चाहिए। कई बार लोग ये भी बोल देते हैं ना, भाई तू कौन है सपोर्ट देने वाला, कल को तेरे को भी तो सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती। तो ना तो सपोर्ट चाहिए ना सपोर्ट मिलेगा। और वक्त का तो किसी का नहीं पता, वक्त का किसी का नहीं पता। मुझे हो सकता है मुझे सपोर्ट लेना पड़े, लेकिन मैं नहीं मांगूंगा सपोर्ट। कुछ लोग, आज मैं यहाँ पे हूं तो हो सकता है सामने वाला, लेकिन सपोर्ट नहीं चाहिए उनसे। मॉरल सपोर्ट जरूर चाहिए था। वो 220 लोगों को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से मैंने ब्लॉक कर दिया था। मैंने अपनी टीम को कह दिया था इनको ब्लॉक कर दो। अच्छा। चाहे वो नेक्स्ट इमीडिएट फैमिली हो, चाहे वो रिलेटिव हो, ये इन लोगों से जीरो कनेक्ट। क्योंकि ये सिचुएशन आपको ये बताता है कि कौन आपके पास है, कौन आपसे दूर है। तो जेलेसी जो चीज होती है ना, ऐसी सिचुएशन में आपको ये पता लग जाता है कि कौन ऐसे लोग होते हैं जिसमें जलन की भावना है
कहते हैं ना जेलिसी, जलन। नहीं, और कुछ लोग तो शायद और इस सिचुएशन में जानबूझ के भी देखेंगे कि ये ठीक है ना कि हाँ, नहीं है। हाँ, ये होता है। ये अब होता है। ऐसे के अंदर मैं आपको और बताता हूँ, कुछ ऐसे लोगों के कॉल आए जिनको कि मेरी तरफ से कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इन लोगों का भी मेरे पास कॉल आएगा। और शायद एक दो लोग तो ऐसे थे जिनके कि दोहा के अंदर उनके कजन्स थे, वो मेरे पास मिलने आए मेरे से। तो वो लोग, आप उन लोगों को भूल थोड़ी ना सकते। और इस दौरान देखिए, मैंने तो एक ही चीज बोलता हूँ, इस दौरान हम जब उस होटल में थे तो भाई अलग अलग कंट्रीज से हम लोग सब साथ में बैठते थे। होटल से बाहर तो जा नहीं सकते थे, अलाउड ही नहीं था हम लोगों को जाना। तो मैंने काफी सारे, मैं ये बता सकता हूँ, मैंने काफी सारे ना घर बना लिए, काफी सारी एक एक्सटेंडेड फैमिली मैंने बना ली। और वो बहुत, इस सिचुएशन के बाद वो जो फैमिली होती है ना, भाई मेरे को अगर सिंगापुर जाना है ना तो मैं शायद होटल में नहीं रुकूंगा, या मेरे को दोबारा अगर यूएस जाना है तो मैं होटल में नहीं रुकूंगा, या मेरे को अगर कभी यूएई जाना पड़ जाए, तो काफी सारे लोग यूएई के भी थे साथ में, तो मुझे होटल में रुकने की जरूरत नहीं है। और उन लोगों के साथ भी यही है कि उन लोगों को कभी होटल में रुकने की जरूरत नहीं है, उनका ऑलरेडी एक घर है दिल्ली में। तो मैंने बहुत सारे ना घर और एक बहुत लंबा चौड़ा बड़ा एक्चुअल परिवार में बना चुका हूँ उस दौरान, क्योंकि सिचुएशन आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। तो आपको ट्रू कलर्स दिख। राइट। और लोगों का एक्चुअली देखिए, हमारे ना इंडिया के अंदर क्या होता है ना, जो दिखता है वो बिकता है, वो मैं कहता हूँ। तो लोगों को ना एक वो चाहिए कि आप भाई जितना सही जा रहे हैं, अगर मतलब गुड टाइम्स में they'll be with you in good times, they are not ready to help in bad times। चाहे वो मॉरल सपोर्ट कह लीजिए, चाहे किसी भी टाइप का एक सपोर्ट कह लीजिए, या सब लोगों के लिए अच्छे अच्छे लोगों के मिलेंगे। या ना वो रियल लाइफ जो है ना, देखिए आज यूट्यूब हम भी करते हैं, इंस्टाग्राम हम भी चलाते हैं, हम लोग फिल्टर्स नहीं लगाते। यहाँ रियल लाइफ जो है ना, वो बिजनेस लाइफ है। आपकी ये जो स्टोरी थी ये बहुत मोटिवेशनल थी जी, थैंक यू। एंड टू बी ऑनेस्ट आई कैन इजीली रिलेट टू यू, बिकॉज जब कोविड का सेकेंड वेव जो स्ट्रॉन्गेस्ट वेव थी, तो उस टाइम आई वाज ट्रैवलिंग टू कनाडा। ओके। तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन कह सकते हैं, एंड आई रीच्ड कनाडा इन 5 days। मेरा 4 days का इजिप्ट में लेओवर था, एंड इट वाज इक्वली स्केरिंग, क्योंकि वही पता अनसर्टेन था, सब सिचुएशन अनसर्टेन होती है। तो लिटरली हैट्स ऑफ टू यू। अच्छा, मैं एक किस्सा बताना भूल गया, मैं अपनी ऑडियंस को बता देता हूँ। मेरी लड़ाई हो गई थी। अच्छा। होटल में, मतलब लड़ाई क्या, वो शायद वो काफी और ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता। देखिए, जैसे ईरान के लोगों के लिए खामिनी जो थे वो भगवान है, वैसे हम लोग, हमारे जो पीएम है, मैं उनके बारे में नेगेटिव नहीं सुन सकता। तो वहां पे कुछ पैलेस्टीनियन थे साथ में, हम लोग कॉफी पी रहे थे, तो हाय हेलो चालू हो गई। तो कहते हैं कि मोदी जी हैज डन अ ब्लंडर। मैंने कहा क्यों? कहते वो इजराइल में उन लोगों ने विजिट करा। मैंने कहा देखो, एक पहली चीज तो ये है कि आप मोदी जी को जितना नहीं जानते, उससे ज्यादा हर हिंदुस्तानी जानता है। और पहली आपने जो स्टेटमेंट दी है, ये स्टेटमेंट दोबारा मत दे देना। वो ये वाज इन अ बिट एग्रेसिव मोड कि ये इजराइल गए है इसलिए वॉर हुई है। मैंने कहा देखो, मोदी जी ना बिना मर्जी से, बिना किसी से पूछे कहीं पे भी जा सकते हैं और कहीं पे भी आ सकते हैं। और जितने पैलेस्टीनियंस जो जितने नेगेटिव आप लोग बोल रहे हो ना, अगर अपने पे वो आ गए तो तुम बोल नहीं पाएंगे। मतलब उनका जो एग्रेशन जो था ना, भाई आप हम लोगों के लीडर को, हम लोगों के पीएम को आप नेगेटिव नहीं बोल सकते। तो एक मॉडरेटर आया बीच में, वो कहता है कि आपको शायद मोदी जी का ना ऑरा नहीं पता, एक फोन कॉल से मोदी जी की ये वॉर रुक सकती है। और मैं सीरियसली आपको कहता हूं, आने के बाद ये चीज मैंने एक्सपीरियंस कर ली। यूएई की कौन से एक मिनिस्टर थे, शायद फाइनेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर यूएई के, उन लोगों की स्टेटमेंट है, आप गूगल पे देख लीजिए, कि मोदी जी अगर चाहेंगे ना, उनके एक कॉल से ये वॉर रुक सकती है। तो उनका जो ऑरा है ना मोदी जी का, तो क्रिटिक्स, जब हम क्रिटिक्स देखते हैं ना मोदी जी के, तो हमें लगता है कि मोदी जी जैसा ना दूसरा कोई है नहीं। भाई आप देखिए, सारी सिचुएशन, इस पूरे सिचुएशन के अंदर एक ही कंट्री अब तक सेफ है ना, इंडिया। किस लिए? ओनली बिकॉज ऑफ अ पीएम। उनका ऑरा, उनकी पॉलिसी, और ये हम लोगों की जितनी भी ये एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, ये लोग 24 घंटे की इनकी वर्किंग है। मैंने देखा है इन लोगों की, ये लोग सोते नहीं है। कुछ लोग इनको कहते हैं ना कि थके हुए हैं, अरे भाई उनकी वर्किंग देखो ना आप। लाखों इंडियन स्टक्ड है बाहर, इन लोगों को नींद नहीं आ सकती।
हम अपने घर पे बैठ के एक ट्वीट जरूर कर देते हैं या एक मेल डाल देंगे कि इनके यहाँ से जवाब नहीं आ रहा, उसमें से मैं भी आ गया। भाई उन लोगों का, मैं अकेला नहीं हूँ, लाखों लोग फंसे हुए हैं, लाखों करोड़ों लोग फंसे हुए हैं, सबको निकालना है। तो गवर्नमेंट जो करेगी वो सबके लिए करेगी। लोग कहते हैं तू आ गया, तू ट्रेड कमिश्नर है, ऑनरेरी ट्रेड कमिश्नर है, तू आ गया। अरे मैं एज अ कॉमन मैन आया हूं। हम लोगों के पास पावर्स नहीं है, हम लोगों के पास उतनी ही पावर्स है जितनी कॉमन मैन के पास है। नहीं, और उनके पास तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके एक जवाबदारी है उन लोगों की। इन लोगों ने अपना, मैं बहुत, ये तो खैर आउट ऑफ द वे मैं आपको बता देता हूँ, शिप्स पे जितने इंडियंस थे, रिफ्ट पे जो काम करते हैं ना, जो ऑयल एक्सट्रैक्शन होती है, इनके ऑर्डर से उन लोगों की सेफ इवैक्यूएशन होके होटल में आए थे। ये चीज आज तक इंडियन मीडिया ने नहीं दिखाई। आप दिखाइए गवर्नमेंट का सपोर्ट कितना होता है। हाँ, वो नहीं दिखाते। गवर्नमेंट एक ऑयल की शिप को, रिफ्ट को, जो रिफ्ट जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, उसको स्टार्ट करने में ना 100 करोड़ रुपए लग जाते हैं अगर एक बार बंद हो जाए। इनफैक्ट कोविड के दौरान भी वो एक्सट्रैक्शन बंद नहीं हुई थी। तो क्यों निकाला उन लोगों को ऑफशोर पे जो काम करते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए। तो ऐसी गवर्नमेंट को, तो हमारी गवर्नमेंट को तो देखिए हेड्स ऑफ है। मैं तो क्रिटिक्स को एक ही चीज बोलता हूँ, जितने भी क्रिटिक्स हैं, जितने भी ये लोग कहते हैं ना कि ये लोग सही काम नहीं कर रहे, खराब नहीं, आप ये लोग सिचुएशन में जब फंस के देखेंगे तब इनको पता लगेगा। सो थैंक यू अंकित जी, मुझे बुलाने के लिए, ताकि मैं आपको होस्ट कर सकूं और आपके एक्सपीरियंसेस से जी। मैं भी काफ़ी मोटिवेट हुई हूँ। और मतलब आई वॉज फीलिंग कि मैं खुद वो एक्सपीरियंस फील कर रही हूँ, वो जो एक डर का था। इनफैक्ट इट्स माय ऑनर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज कि मैं चेयर के इस साइड जब बैठता हूँ ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, मेरे को भी अल्टीमेटली जवाब देना है। तो वही चीज मैं भी अपने गेस्ट से जब एक्सपेक्ट करता हूँ कि जवाब देना है, तो मुझे लगता है कि हाँ, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना, ये एक लोगों में अगर कोई भी चीज पॉजिटिविटी या जागरूकता लेकर आती है, तो वी शुड ऑलवेज शेयर आवर एक्सपीरियंसेस। तो ये पॉजिटिविटी के लिए हम लोग जो भी आज ये निकनेक शो है, ये सोसाइटी इंप्रूवमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, या हम लोगों की जो गवर्नमेंट है क्या अच्छी चीजें दूसरी गवर्नमेंट से अडॉप्ट कर सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली आज हम जिसको सुपर पावर कह रहे हैं ना, हमें एक दिन सुपर पावर, आज हम डेवलपिंग कंट्रीज है, एक दिन तो डेवलप्ड कंट्रीज बनेंगे ना। जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट का विजन है, भाई आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। आप ये सोचिए कि ऑयल, हर जगह ऑयल की इतनी परेशानी हो रही है, इंडिया में तक ऑयल की टचवुड अभी तक तो दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत अगर होगी ना, तो इन लोगों के पास रिजर्व इतना है कि दे नो हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन। देखिए हमारे साथ एक स्ट्रेंथ और एक ड्रॉबैक दोनों ही मैं बोलूंगा। हमारी पॉपुलेशन एक स्ट्रेंथ भी है और हमारी पॉपुलेशन एक ड्रॉबैक भी है। तो वो स्ट्रेंथ वो इसलिए है क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है उसके लिए हम एक इकोनॉमिक जोन टाइप वो हम लोगों को ट्रीट करता है कि कोई भी XYZ जो प्रोडक्ट होता है ना, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचना है, जहाँ पे पॉपुलेशन हो या जहाँ पे बायर हो। तो इंडिया में सब बिकता है क्योंकि वहां पे डिफरेंट कैटेगरीज है बायर्स की, भाई अकॉर्डिंग टू देयर इनकम लेवल। और यहाँ पे हम लोगों के टैलेंट की कमी नहीं है। जो भी चीज एक ये है कि वी नीड टू बी मोर अडेप्टिव टू ऑल द गुड थिंग्स। हम लोग वेस्ट की जब बात करते हैं तो हम लोगों को एक ही चीज सीखनी चाहिए। उन लोगों की नेगेटिविटी छोड़ दीजिए, जो खराब चीजें वो छोड़ दीजिए, जो उनकी अच्छाइयां है ना, उसको हम लोगों को अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और ये नई जनरेशन तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें कर भी रही है, तो इसलिए मुझे लगता है कि और आने वाले 10 साल के अंदर इंडिया भी नंबर। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।